हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, संवैधानिक विकास के अंतर्गत पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसी के तहत हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे विलय हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमने देखा था कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उसी क्रांति के दौरान क्या हुआ, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो लागू किया जाने लगा। अब ब्रिटिश क्राउन में क्या था, हम लोगों ने देखा कि जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका पदनाम बदल दिया गया, यानी कि अब जो है उसको एक दूसरे नाम से जाना जाएगा। वो हम किस नाम से जानेंगे तो उसे हम बोलेंगे भारत का वायसराय। तो हमने ये भी जाना था कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय बना था। आज की क्लास में हम लोग जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए ये जो अधिनियम आया 1861 का, इस अधिनियम में कौन कौन सी चीजें जो हैं हमारे सामने निकल के आती हैं। तो ये एक ऐसा पहला अधिनियम था जिसमें जो है भारतीयों से सहयोग मांगा गया, यानी कि सहयोग नीति के आधार पे भारतीयों को यहाँ पे क्या किया गया, इनसे सहयोग मांगा गया। और जो परिषदें हुआ करती थी, जो परिषदें हुआ करती थी उसमें क्या किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया, यानी कि जो परिषद में अतिरिक्त सदस्य हुआ करते थे उन अतिरिक्त सदस्यों में भी जो है भारतीयों को स्थान क्या हुआ, मिलने लगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह प्रथम अधिनियम है, यह प्रथम अधिनियम है जिसमें सहयोग नीति के आधार पे, सहयोग नीति के आधार पर भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसी में कि जो वायसराय हुआ करता था, वायसराय, इसको और भी शक्तियां प्रदान की गई। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, प्रदान की गई। अब देखो ये अध्यादेश क्या होता है, एक शब्द आया अध्यादेश। अध्यादेश होता क्या है, देखिए अध्यादेश ये जो है ये एक प्रकार का कानून है। सामान्यतः अगर हम बात करें कानून की तो जो भी कानून या जो भी विधि बनाई जाती है वो विधि या कानून बनाने का जो शक्ति होती है या जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, वो संसद के पास होता है। यानी कि किसी भी नियम को या किसी भी कानून को कौन बना सकता है, तो संसद ही बना सकता है। और संसद के द्वारा कोई भी नियम जब बनाया जाता है तो कब बनाया जाता है, वो संसद के सत्र के दौरान बनाया जाता है। तो अगर हम संसद के सत्र की बात करें तो जो संसद का सत्र होता है वो एक वर्ष में कितनी बार होता है, 3 बार लागू होता है। यानी कि संसद के सत्र जो होते हैं एक वर्ष में कितनी बार लागू होते हैं, 3 बार। कौन कौन से सत्र होते हैं, पहला होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शांति सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शांति सत्र। संसद के द्वारा ये 3 सत्र लाए जाते हैं एक वर्ष में, बजट सत्र, मानसून सत्र और शांति सत्र। इन्हीं 3 सत्रों के अधीन क्या होता है, किसी भी कानून को बनाया जाता है या किसी भी नए नियम को लागू किया जाता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। और नियम बनेगा कब, जब इनमें से कोई भी सत्र चल रहा हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है, यानी कि सत्र का समय ही नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी में कोई एक ऐसा कानून बनाना पड़ता है जो बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो नया कानून है वो कौन बना सकता है, तो वो वायसराय बना सकता है।
वायसराय बना सकता है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वर्तमान समय में जो अध्यादेश जारी करता है वो भारत में कौन कौन जारी करता है? एक तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और दूसरा राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब देखो इसके बाद में यहीं पर क्या हुआ कि जब वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इसी के साथ में क्या किया गया, वायसराय को एक और शक्ति दी गई कि वायसराय क्या करेगा, वायसराय नए प्रांतों का गठन करेगा, नए प्रांतों का गठन करेगा, प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण करेगा, प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण करेगा, और इसी के साथ क्या होगा कि जो प्रांतों में प्रशासक होंगे, प्रांतों में प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करेगा, वो वायसराय ही करेगा, नियुक्ति भी वायसराय ही करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई। इसके साथ साथ ही क्या हुआ कि नए प्रांतों का गठन, प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण एवं प्रांतों में जो भी प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है, उनका निर्धारण कौन करेगा, वायसराय ही करेगा। इसी के साथ में जो है इसी एक्ट के तहत एक और बहुत ही बड़ा नियम लागू किया गया या निर्णय लिया गया जिसे हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का प्रावधान, विकेंद्रीकरण का प्रावधान। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का प्रावधान कब किया गया, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। अब एक चीज देखो, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्ण रूप से केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का प्रावधान कब किया गया या केंद्रीकरण कब हुआ, तो हम लोगों ने पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, पूर्ण रूप से केंद्रीकरण कब हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। और विकेंद्रीकरण कब हुआ, तो विकेंद्रीयकरण हुआ 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, केंद्रीकरण कब हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, और विकेंद्रीकरण कब हुआ, 1861। केंद्रीकरण का मतलब यानी कि एक ही स्थान से सत्ता को चलाना, और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या करना कि उनको विभाजित कर देना, यानी कि केंद्र का क्या कर देना, विभाजन कर देना। यहाँ पर क्या हुआ कि कार्यों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि आप अपना कार्य संभालेंगे, आप अपना कार्य संभालेंगे। जैसे वर्तमान समय में आपने देखा होगा मंत्रिमंडल होता है कि एक स्वास्थ्य मंत्री होता है, ठीक है, एक आपका शिक्षा मंत्री होता है, एक रेल परिवहन मंत्री होता है, खाद्य मंत्री होता है। तो ऐसे क्या कर दिया गया, अलग अलग विभागों का विभाजन कर दिया गया, और वहीं से क्या हुआ, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो विकेंद्रीकरण का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत आया, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत आया। इसी के तहत क्या हुआ, जब ये विकेंद्रीकरण का प्रावधान चालू हुआ तो इसी में ये कर दिया गया कि अब प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति पुनः प्रदान की गई, विधि बनाने की शक्ति पुनः प्रदान की गई, पुनः प्रदान की गई। अब देखो पुनः प्रदान की गई का मतलब क्या है, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उस समय जो है प्रांतों में गवर्नर होते थे। 3 प्रेसिडेंसी बनी थी, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास, यानी कि बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, उन तीनों प्रेसिडेंसी में कौन कौन हुआ करता था, एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था, और वो गवर्नर जो है अपने प्रांत की शक्तियों को या अपने प्रांत की विधियों को, कानूनों को बनाता था। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया, और उसी केंद्रीकरण नीति के चलते जो प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे उनसे वो विधि बनाने की जो शक्तियां थी वो सारी की सारी छीन ली गई। लेकिन जब 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया तो उसके तहत पुनः
क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया और उसी के तहत प्रांतों में विधि बनाने की शक्ति जो है पुनः वापस की गई। लेकिन इसमें यह था कि जो भी विधि बनाई जाएगी वो वायसराय की अनुमति से बनाई जाएगी, या वो कब लागू किया जाएगा, वायसराय की अनुमति लेना आवश्यक है। वायसराय की अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, जो भी विधि बनाई जाएगी उसमें जो है वायसराय की अनुमति आवश्यक है। इसी के साथ साथ क्या किया गया, प्रांतों में विधान परिषद, प्रांतों में विधान परिषद का गठन। अभी तक क्या हुआ था कि केंद्र में विधान परिषद का गठन किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। इसी के साथ साथ क्या किया गया कि यहां पर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए, पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु आईपीसी एवं सीआरपीसी का गठन या प्रावधान किया गया। ठीक है, ताकि जो है पुलिस व्यवस्था सुधारी जा सके, तो इसके लिए क्या लाया गया, आईपीसी लाया गया यानी कि इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी लाया गया यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, इसके साथ ही 1862 में, चलो यहीं लिखे दे रहे हैं, 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना। तो कितनी हाई कोर्ट स्थापित की गई थी, 3। कौन कौन सी, जो हमारी पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई। ठीक है, इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी में क्या किया गया, 1862 में जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इस तरीके से 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद में हम लोग अगला अधिनियम पढ़ेंगे। अगला अधिनियम आएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अगला अधिनियम आएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखो, जब 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया तो इसमें कौन कौन सी चीजें लागू की गई। इस अधिनियम में सर्वप्रथम क्या किया गया, आपने देखा होगा निर्वाचन शब्द। ठीक है, निर्वाचन शब्द का प्रावधान किया गया और यहीं से जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है प्रारंभ होती है। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ठीक है, किया गया। दूसरा, अभी हम लोगों ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम में पढ़ा था कि सहयोग नीति के आधार पे जो है भारतीयों को या भारतीयों से जो है सहयोग लिया गया, यानी कि भारतीयों को जो है, जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी या जो वायसराय की परिषद हुआ करती थी, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर उनको जो है शक्तियां नहीं दी गई। लेकिन जब 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया तो उसमें भारतीयों को कुछ अलग से शक्तियां प्रदान की गई। वो शक्तियां कौन कौन सी थी, तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, बहस करने का अधिकार मिला। इसी में क्या हुआ कि भारतीयों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। ठीक है, लेकिन यहां पर वो किस प्रकार से, ये भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से जो पूरक प्रश्न होंगे, पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार नहीं मिला, पूछने का अधिकार नहीं मिला। ठीक है,
पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार नहीं मिला, यानी कि आप जो है एक प्रश्न कर सकते हैं परंतु पूरक प्रश्न नहीं कर सकते। पूरक प्रश्न क्या होता है, यानी कि जब हम प्रश्न के अंतर्गत ही हम प्रश्न करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूरक प्रश्न, उसको हम नाम देते हैं। जैसे मान लो कह दिया कि इस फल का क्या नाम है, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक फल है, ठीक है, या एक कोई शहर है, तो हम पूछा गया कि इस शहर का क्या नाम है, तो शहर का नाम बता दिया गया। फिर उसी के अंदर दूसरा पूछा गया, अच्छा इस शहर का नाम क्यों पड़ा, या इस शहर में कितनी जनसंख्या है, या इस शहर की कितनी आबादी है, कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये जो है यानी कि प्रश्न के अंदर प्रश्न पूछना, वो क्या हो जाएगा, वो उसे हम बोलते हैं पूरक प्रश्न। यानी कि जब तक कि आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि न हो जाए, उस चीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पूरक प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पे जो है भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। इसी के साथ में भारतीयों को बजट पर मत करने का अधिकार नहीं मिला। ठीक है, बजट पर वो बहस तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें मत करने का अधिकार जो है नहीं दिया गया। इसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। जो वायसराय की परिषद हुआ करती थी उसमें भारतीयों की संख्या भी क्या की गई, वृद्धि की गई। तो इस तरीके से जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें का प्रावधान किया गया, निर्वाचन का प्रावधान किया गया, और ये जो निर्वाचन प्रक्रिया जो लाई गई ये कैसी थी, अप्रत्यक्ष। ठीक है, किस प्रकार के निर्वाचन का प्रावधान, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान। ठीक है, दूसरा क्या है, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। फिर भारतीयों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला, लेकिन यहाँ पर जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ, भारतीयों को बजट पर मत करने का अधिकार भी यहाँ पर नहीं मिला, और परिषद में जो है भारतीयों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। इसी के बाद में हम लोग अगला अधिनियम पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगला अधिनियम जो आता है वो आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम। देखो, जब ये अधिनियम 1909 का आया उस समय जो यहाँ का भारत का सचिव हुआ करता था उसका नाम क्या था, मार्ले, और जो यहाँ का वायसराय हुआ करता था उसका नाम था मिंटो। तो उन्हीं भारत सचिव और वायसराय के नाम पर इस अधिनियम का दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 में, यानी कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसी का दूसरा नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। इस अधिनियम को लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो अंग्रेजों का उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि हम भारतीयता यानी कि जो भारतीय लोग हैं उनमें क्या करें, हम फूट की भावना जागृत करें। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। दूसरा, जब ये बंगाल विभाजन हुआ उसी के बाद में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, और कांग्रेस पार्टी जो है वो दो गुटों में विभाजित हो गई, एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। अब ये जो बंगाल विभाजन हुआ इससे क्या हुआ, इससे हिंदू और मुस्लिमों में फूट पड़ी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो इस अधिनियम को लाने का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ यही था कि हिंदू और मुस्लिमों में उधर फूट डाली जाए और इधर जो कांग्रेस पार्टी है उसमें फूट डाली जाए। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें जो है प्रावधान में लाई गई। पहला तो यह है कि इस अधिनियम के तहत
तहत सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई। लेकिन ये निर्वाचन प्रणाली जो प्रत्यक्ष थी, इसमें सभी को मत करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे परंतु सभी वयस्कों को मत करने का अधिकार नहीं था। कौन कौन से व्यक्ति जो है मत कर सकते थे? यानी कि जो टैक्स देते हैं या जो व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वही क्या कर सकते हैं? मत दे सकते हैं। इसी के साथ में क्या किया गया? इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ कि अब जो है भारतीय जो है वो पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। इसी के तहत क्या हुआ? और अगला पॉइंट लिखेंगे कि भारतीयों को बजट पर विवेचना करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी के तहत क्या हुआ? सर्वप्रथम निर्वाचन मंडल का प्रावधान, जिसके तहत क्या किया गया था? पहली बार या प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ था कि पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अब देखो यहीं से क्या हुआ? यहीं से जो है सांप्रदायिकता फैलने लगी। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ? सांप्रदायिकता फैलने लगी। इसीलिए इस अधिनियम के अंतर्गत ही जो मिंटो हैं, मिंटो कौन हुआ करते थे? वायसराय। मिंटो को क्या कहा जाता है? मिंटो को भारतीय संप्रदायों का जनक, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही सांप्रदायिकता फैलाई थी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम गरम दल और नरम दल में फूट डालने की कोशिश की थी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 अधिनियम पढ़े, जिसमें से 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा और तीसरा हम लोगों ने 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा, अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग 1919 का चेम्स सुधार अधिनियम पढ़ेंगे, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।